हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यवहारिक हिंदी के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्जाम में इस बुक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये आइडिया हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में हमें अटैम्प्ट करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और लास्ट में हम बात करेंगे हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा व्यवहारिक हिंदी ए का, और अगर मार्क्स की बात करें 60 नंबर का आपका ये पेपर आता है। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि जितने भी जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और हर एक क्वेश्चन का एक अथवा पार्ट आपको मिलता है, या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और हम जानेंगे हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। पीडीएफ के अंदर हमने डिटेल में क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला प्रश्न पूछा जाता है व्यवहारिक हिंदी के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक हिंदी से आप क्या समझते हैं, उसके अर्थ के बारे में बताइए, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, इसके अलावा उसका कहाँ कहाँ यूज होता है डेली लाइफ में उसके बारे में बताइए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे व्यवहारिक हिंदी का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यवहारिक हिंदी वो हिंदी होती है जो हम अपने डेली लाइफ में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा बहुत ही सरल, साफ और समझने में आसान होती है। ये बोलचाल की भाषा है जो हमें एक दूसरे से जुड़ने और बात समझने में मदद करती है। ये भाषा आम लोगों की भाषा होती है, जो कि साहित्य हिंदी जैसे कविता और कहानियों से थोड़ी सी अलग होती है। ये भाषा दफ्तर, बाजार, स्कूल, कानून और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन को सरल, सुलभ और प्रभावशाली बनाना है। मतलब व्यवहारिक हिंदी डेली लाइफ के कामकाज में इस्तेमाल होने वाली सरल और समझने में आसान भाषा है। इसका मकसद है लोगों के बीच बातचीत और कामकाज को आसान बनाना। तो आइए हम बात करते हैं इसके अन्य नामों के बारे में, यानी व्यवहारिक हिंदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो व्यवहारिक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजनी हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी और प्रयोगपरक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हिंदी का हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कानूनी हिंदी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे ऑफिशियल हिंदी के बारे में। फिर हम समझेंगे साहित्यिक हिंदी के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे जनसंचार और विज्ञापन की हिंदी के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी के बारे में, कि इन क्षेत्रों में किस तरीके से हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यापार, बाजार और लेन देन में प्रयोग होने वाली हिंदी को वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए दुकान में खरीद बिक्री, वाणिज्यिक कार्यों जैसे बैंक में काम, बीमा और ट्रांसपोर्ट आदि से जुड़ी बातचीत में वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी के शब्द हैं जैसे सोना महंगा हुआ, तेल की कीमत बढ़ी, बिक्री में गिरावट आई, और सरकार ने वाणिज्य विषयों की पढ़ाई हिंदी में शुरू की, जिससे कि स्टूडेंट्स उसे सीख सकें।
अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी वो भाषा है जो व्यापार और लेन देन के कामकाज में इस्तेमाल होती है। इससे कस्टमर और ट्रेडर्स के बीच बातचीत आसान और साफ होती है। नेक्स्ट है कानूनी हिंदी। तो कानूनी हिंदी का मतलब है लॉ या कानून की हिंदी, मतलब अदालतों में यूज होने वाली हिंदी। एक वकील जब अदालत में दूसरे वकील के साथ बहस, तर्क वितर्क यानी केस लड़ते हैं या जज फैसला सुनाते हैं, तो इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान जिस भाषा का यूज़ किया जाता है उसे विधिक हिंदी या लॉ या कानूनी हिंदी कहते हैं। ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में कानूनी कामकाज के लिए फारसी की जगह हिंदी भाषा का यूज़ किया गया। बाद में इसकी जगह इंग्लिश ने ले ली, जिससे अब इंग्लिश कानूनी भाषा बन गई और हिंदी का यूज़ कम हो गया। आज हिंदी का यूज़ कई सुप्रीम कोर्ट्स में होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुवाद हिंदी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है, जिससे कि सब इसे समझ सकें। मतलब विधिक हिंदी वो भाषा है जो अदालतों और कानूनों से जुड़े कामों में इस्तेमाल की जाती है। इसका मकसद है कि आम लोग भी न्यायिक प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का मतलब है विज्ञान के क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, कंप्यूटर जैसे जगह पर इस्तेमाल होने वाली हिंदी। इसका ऑब्जेक्टिव साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को हिंदी में समझना और पढ़ाना है। ये हिंदी बुक्स, विज्ञान पत्रिकाओं, डिक्शनरी और जनसंचार के माध्यम जैसे टीवी, रेडियो पर देखने को मिलती है। इससे आम लोग भी विज्ञान से जुड़ी जानकारी को आसानी से समझ सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का ऑब्जेक्टिव है विज्ञान से जुड़ी बातों को आम लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाना। इससे विज्ञान सबके लिए समझने लायक और उपयोगी बन जाता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल हिंदी। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसेज के ऑफिशियल रिटन वर्क के लिए इस्तेमाल होने वाली जो भाषा है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। कोई भी भाषा कार्यकारी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। इसी वजह से अलग अलग राज्यों और देशों में ऑफिस में काम होने वाली भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, जापान में जापानी, रूस में रूसी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा बनाया गया था और इससे पहले मुगलों के टाइम पर फारसी और अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजी का यूज़ किया जाता था। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज वो भाषा है जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लिखित कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे ऑफिसेज में जो कम्युनिकेशन होता है वो सरल, साफ और एक जैसा होता है। नेक्स्ट है साहित्यिक हिंदी। तो साहित्यिक लेखन में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी को साहित्यिक हिंदी कहा जाता है। ये इमोशंस और थॉट्स को एक ब्यूटीफुल तरीके से और आर्टिस्ट तरीके से प्रेजेंट करने की लैंग्वेज होती है। मतलब साहित्यिक हिंदी भावनाओं और विचारों को सुंदर तरीके से प्रेजेंट करने की लैंग्वेज है और ये हमें कविताओं को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट है जनसंचार और विज्ञापन हिंदी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंचार और विज्ञापन हिंदी का मतलब है एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, फिल्म्स, सोशल मीडिया, इन सब में जो हिंदी का यूज़ किया जाता है उसे जनसंचार और एडवर्टीजमेंट की हिंदी कहा जाता है। और विज्ञापन और जनसंचार के क्षेत्रों में जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा में हिंदी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जनसंचार और विज्ञापन हिंदी से लोग आसानी से न्यूज़ और मैसेज को समझ पाते हैं। ये लैंग्वेज मीडिया और प्रचार में काफ़ी काम आती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्यवहारिक हिंदी की विशेषताओं के बारे में, यानी इसके फीचर्स के बारे में। यानी व्यवहारिक हिंदी की क्या खास बात है। तो फर्स्ट है सरलता और सुबोधता, सेकंड है व्यवहारिकता, थर्ड है सर्वसामान्यता, फोर्थ है लचीलापन, फिफ्थ है संपर्क भाषा, सिक्स्थ है माध्यम और स्वरूप और लास्ट है प्रशिक्षण और शिक्षण में उपयोग। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरलता और सुबोधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भाषा कठिन नहीं होती, आम बोलचाल जैसी होती है, जिससे हर कोई इसे आसानी से समझ और बोल सकता है।
नेक्स्ट है व्यवहारिकता। इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्कूल, दफ्तर, बाजार और कोर्ट में। नेक्स्ट है सर्वसामान्यता। तो इसे गांव से लेकर शहर तक सभी लोग समझ सकते हैं। यही रीज़न है कि ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है। नेक्स्ट है लचीलापन। तो इसमें हर क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के शब्द आ जाते हैं और टाइम के साथ ये भाषा बदलती रहती है, जिससे कि ये और भी यूज़फुल बनती है। नेक्स्ट है संपर्क भाषा। ये एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषाओं के लोगों को कनेक्ट करती है। देश के अलग अलग हिस्से में रहने वाले लोग एक दूसरे से हिंदी के थ्रू संवाद यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर पाते हैं। नेक्स्ट है माध्यम और स्वरूप। तो व्यवहारिक हिंदी लिखित जैसे पत्र, ईमेल या मौखिक जैसे बातचीत या भाषण दोनों ही रूप में इस्तेमाल की जाती है और ये रेडियो, टीवी, बुक्स और इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में मिलती है। लास्ट है प्रशिक्षण और शिक्षण में उपयोग। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग के लिए इस हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच कम्युनिकेशन यानी बातचीत का माध्यम बनती है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यवहारिक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो न सिर्फ रोज़मर्रा के जीवन में बल्कि व्यापार, कानून, विज्ञान, मीडिया और एजुकेशन और सरकारी कामकाज में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आसान, स्पष्ट और सबको जोड़ने वाली भाषा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में आपसे बेसिकली यही पूछे जा रहे हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर यानी पब्लिक प्लेस में जो हिंदी का यूज़ है उसके बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछा जाता है कि मॉल में ग्राहक और विक्रेता यानी जो कस्टमर होता है और जो सेलर होता है उसके बीच जो हिंदी का यूज़ होता है उसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे जिसमें हम बताएंगे कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का माध्यम है। भारत जैसे बहुभाषीय देश में पब्लिक प्लेस पर जैसे हॉस्पिटल, मार्केट, मॉल और मंडी में हिंदी का यूज़ कम्युनिकेशन को ईजी और इफ़ेक्टिव और सभी के लिए आसान बनाता है। ये न सिर्फ थॉट को, ओपिनियन को आसान बनाता है बल्कि ये अलग अलग भाषाओं और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच यूनिटी भी स्थापित करता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में जो हिंदी का यूज़ होता है उसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
अस्पताल में हिंदी का प्रयोग रोगी और चिकित्सक के बीच संवाद को सहज बनाता है। अस्पताल में हिंदी का उपयोग रोगियों को उनके स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर समझने में मदद करता है। जब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी मरीज की मातृभाषा हिंदी में बात करते हैं तो मरीज को अपनी बीमारी और इलाज को समझने में आसानी होती है। हिंदी में संवाद रोगी का विश्वास बढ़ाता है और चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक मानवीय बनाता है। अब हम बात करते हैं अस्पताल में प्रयोग होने वाले कुछ हिंदी वाक्यों के बारे में। जैसे, आपको क्या तकलीफ है? क्या आपने कोई दवा ली है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? आपको 1 सप्ताह तक दवा लेनी है। ये सभी वो सेंटेंसेस हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मार्केट में हिंदी के यूज़ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बाज़ार हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। बाज़ार में विभिन्न वर्गों और भाषाएं के लोग मिलते हैं, जहां हिंदी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिंदी यहाँ की संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे ग्राहक और विक्रेता के बीच सौदा और संवाद एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाता है। बाज़ार में हिंदी का यूज़ सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है और सौदे को ट्रांसपेरेंट बनाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मार्केट में यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस हैं। ये फल कितने का है? इस साड़ी में और रंग क्या है? थोड़ा कम कर दीजिए। ताज़ा सब्जियां कहाँ मिलेंगी? ये सभी वो सेंटेंसेस हैं जो कि हम मार्केट में यूज़ करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि मॉल में यूज़ होने वाले हिंदी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉल आधुनिक खरीदारी का एक केंद्र है, जहाँ विभिन्न आर्थिक और भाषाई लोग आते हैं और विभिन्न ब्रांड और वस्तुओं का चयन करते हैं। मॉल में हिंदी का यूज़ विशेषकर विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच एकता का साधन होता है। यहाँ व्यापार, ग्राहक सेवा और ब्रांडों को प्रचार में हिंदी का इस्तेमाल आसान और समझने में सरल होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि मॉल में यूज़ होने वाले कुछ हिंदी सेंटेंसेस के बारे में। जैसे अगर हम बात करें, विक्रेता के द्वारा जो हिंदी यूज़ की जाती है, यानी सेलर के द्वारा जो हिंदी यूज़ की जाती है, वो है, आपको किस ब्रांड का सामान चाहिए? ये ऑफ़र आज अंतिम दिन तक है। ये बैग बहुत ट्रेंडिंग में है, आप चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कस्टमर के द्वारा जो हिंदी का यूज़ किया जाता है मॉल में, वो है, इस शर्ट में और रंग दिखाइए, इसका मीडियम साइज़ मिलेगा क्या? बिल कहाँ मिलेगा? बिल कहाँ बनेगा? कोई छूट या डिस्काउंट है क्या? तो आइए हम बात करते हैं कि मंडी में हिंदी के यूज़ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मंडी अनाज, सब्जियों, फलों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है, जहां हिंदी पूरी तरीके से स्वाभाविक और व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल होती है। मंडी में हिंदी बोलचाल की मुख्य भाषा होती है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच तुरंत समझदारी बनाती है। मंडी हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ हिंदी का यूज़ विभिन्न रूपों में किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि मंडी में यूज़ होने वाले कुछ हिंदी सेंटेंसेस के बारे में। जैसे, आलू कितने किलो हैं? आज प्याज महंगे हैं क्या? 4 किलो टमाटर तोल दो, थोड़ा कम कर दो भाई। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न के बारे में। तो हिंदी का सही तरीके से उपयोग अस्पताल, बाजार, मॉल, मंडी में कम्युनिकेशन को ईजी और इफ़ेक्टिव बनाता है। ये रोगियों को सही चिकित्सा, ग्राहकों को बेहतर खरीदारी का अनुभव और व्यापारियों के बीच कम्युनिकेशन को क्लियर करता है। हिंदी भाषा सामाजिक समृद्धि और समझ में मदद करती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है वो बैंकिंग हिंदी के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि बैंकों में जो हिंदी यूज़ की जा रही है उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बैंकों में अब हिंदी का यूज़ ना के बराबर होता है, सारे चीज़ें इंग्लिश में ही होती है। तो ऐसा क्यों है, उसके बारे में बताइए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम इसका एक परिचय देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि भारत एक बहुभाषीय देश है जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, जिसका मतलब है कि सरकार के कामकाज में इसका इस्तेमाल अनिवार्य है। मतलब सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। तो आइए हम बात करते हैं बैंकिंग हिंदी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग हिंदी का मतलब है बैंक के क्षेत्र में यूज़ की जाने वाली हिंदी भाषा। बैंकिंग सेक्टर में भी हिंदी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आम जनता को भी बैंक की सर्विसेज अपनी लैंग्वेज में आसानी से मिल सके।
बैंकों में हिंदी अधिकारी, ट्रांसलेटर, हिंदी टाइपिस्ट इन सबको अपॉइंट किया जाता है ताकि बैंकिंग सेक्टर में भी हिंदी का यूज़ बढ़ सके। राजभाषा होने के बावजूद भी हिंदी के यूज़ में कई सीमाएं, रुकावटें और प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भारत में हिंदी राजभाषा है, इसीलिए बैंकिंग में भी हिंदी का यूज़ बढ़ाना जरूरी है। हालांकि इसके बावजूद हिंदी के यूज़ में कई प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि बैंकों में यूज़ होने वाली हिंदी की अभी करंट में सिचुएशन क्या है, जिसमें सबसे पहले हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1963 से 1976 के राजभाषा अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे बैंकों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफिसेज और इंस्टीट्यूट्स जिनमें बैंक भी शामिल है, इनमें हिंदी के यूज़ को बढ़ावा देना कंपलसरी है। तो अब हम बात करते हैं 1963 और 1976 के राजभाषा अधिनियम के बारे में। तो 1963 के राजभाषा अधिनियम और 1976 के राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी भाषी राज्यों में बैंकों के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे ऑफिसेज रिकॉर्ड, प्रेस रिलीजेज, नोटिफिकेशंस, एग्रीमेंट्स, लाइसेंस, परमिट्स, पासबुक, चेक और इन सभी के जो रिपोर्ट्स होंगे वो हिंदी में होने चाहिए। इसके अलावा बैंकों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कॉम्पिटिशन्स और सेमिनार भी हिंदी में आयोजित किए जाने चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो 1963 और 1976 के नियम के अनुसार हिंदी भाषाई राज्यों में बैंकों के सभी जरूरी दस्तावेज हिंदी में होने चाहिए। साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बैंकों में ट्रेनिंग और प्रोग्राम होने चाहिए। तो नेक्स्ट है बैंकों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में हिंदी का महत्व। तो जैसे जैसे भारत में विदेशी बैंक और कंपनियां आई, उन्होंने महसूस किया कि जनता तक पहुंचने के लिए हिंदी जरूरी है। आज बैंक और कंपनियां अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हिंदी में कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ सकें। मतलब बैंकों में हिंदी का यूज़ संविधान और कानून के अनुसार बढ़ाया जा रहा है। साथ ही विदेशी कंपनियां भी हिंदी का यूज़ कर रही है जिससे कि वो आम जनता तक पहुंच सके और अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। इसमें जो हिंदी है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हिंदी विदेशी कंपनियां और जो आम जनता है उसके बीच एक पुल का काम कर रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि बैंकों में हिंदी के यूज़ में रुकावट क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको समझते हैं। यानी आखिर क्यों बैंकों में हिंदी का यूज़ नहीं किया जाता, इसके मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इसका पहला प्रॉब्लम है हिंदी के शब्दों की जटिलता। सेकंड है तकनीकी खराबी। थर्ड है शब्दावली की कमी। फोर्थ है अकुशल कर्मचारी और लास्ट हैगा जागरूकता की कमी। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदी के शब्दों की जटिलता के बारे में। तो बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग हिंदी में कई कठिन और जटिल शब्द होते हैं जो कि आम लोगों और एम्प्लॉयज़ को समझने और बोलने में कठिन लगते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी खराबी। तो बैंकिंग सेक्टर में हिंदी के यूज़ के लिए किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं यानी जो उपकरण होते हैं उसमें कभी कभी हिंदी को सही ढंग से सपोर्ट नहीं करते, जिससे कि जो ट्रांसलेशन होता है और जो काम होता है उसमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट है शब्दावली की कमी। बैंकों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को हिंदी शब्दों का ज्ञान कम होता है, इससे वो सही ढंग से शब्दों का यूज़ नहीं कर पाते, जो कि बैंकिंग सेक्टर में हिंदी के प्रयोग की एक मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है अकुशल कर्मचारी। कुछ एम्प्लॉयज़ वाणिज्य या बैंकिंग की टेक्निकल लैंग्वेज को हिंदी में बोलने या समझने में एबल नहीं होते हैं, जिससे बैंकिंग कामकाज में रुकावट आती है। इससे कस्टमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो लास्ट है जागरूकता की कमी। बैंकों में हिंदी के यूज़ को लेकर एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स में जागरूकता की कमी है। इसी वजह से हिंदी को ज़रूरी होने के बावजूद भी अनदेखा किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बैंकों में हिंदी में वर्ड्स की डिफ़िकल्टीज, टेक्निकल प्रॉब्लम्स और एम्प्लॉयज़ की कमी जैसी बाधाएं हैं। साथ ही हिंदी के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी भी इसे सही तरीके से बढ़ने नहीं देती। तो अभी तक हमने समझा कि आखिर क्यों बैंकों में हिंदी का यूज़ नहीं किया जाता।
यानी इसके मेजर प्रॉब्लम्स को समझा हमने। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी बैंकों में हिंदी के यूज को बढ़ावा देने के लिए क्या समाधान है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला सॉल्यूशन है कर्मचारियों का प्रशिक्षण, इसका दूसरा सॉल्यूशन है तकनीकी सुधार, थर्ड है हिंदी पुस्तकालय, फोर्थ है ग्राहकों से हिंदी में संवाद, फिफ्थ है संचार सुविधाओं का विस्तार, और लास्ट है हिंदी प्रयोग को बढ़ावा। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों का प्रशिक्षण के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बैंकों को नियमित रूप से हिंदी वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए। इससे बैंक एम्प्लॉयज बैंकिंग कामकाज में आसानी से हिंदी का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार से बैंकिंग सिस्टम में हिंदी का यूज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे जो ट्रांसलेशन की गलतियां हैं और जो काम में रुकावट है वो कम होगा। थर्ड है हिंदी पुस्तकालय। बैंकों में हिंदी लाइब्रेरी बनाई जाए जहां कर्मचारी हिंदी डिक्शनरी, बैंक से जुड़ी किताबें और दैनिक शब्द का प्रयोग सीख सकें। इससे बैंक कामकाज में हिंदी का जो यूज है वो आसान और इफेक्टिव हो जाएगा। फोर्थ है ग्राहकों से हिंदी में संवाद। कस्टमर सर्विस सेंटर में कस्टमर से हिंदी में संवाद करने से सेवा अधिक सरल और प्रभावी होगी, ताकि आम आदमी को भी आसानी हो जाए और वो अपने सवाल स्पष्ट रूप से पूछ सके। फिफ्थ है संचार सेवाओं का विस्तार। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरल हिंदी और स्थानीय भाषा के उपयोग से लोग बैंकिंग सेवाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इससे बैंकों और ग्राहकों के बीच जुड़ाव भी मजबूत होगा। और लास्ट है हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देना। तो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि देश भर में एक समान और समझने योग्य बैंकिंग भाषा बन सके। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बैंकों में हिंदी को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग और टेक्निकल सुधार की जरूरत है। साथ ही हिंदी संवाद और संसाधनों को बढ़ावा देने से सेवा सरल और प्रभावी होगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि जो बैंकिंग टर्म्स हैं उनको बताइए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में आपसे बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि जो बैंकिंग टर्म्स हैं, जैसे एटीएम को हिंदी में क्या कहते हैं और एटीएम का काम क्या होता है, इसके बारे में बताइए। या फिर चेकबुक या पासबुक, इन सभी को हिंदी में क्या कहते हैं और इन टर्म्स को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि भारत एक बहुभाषीय देश है जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, जिसका मतलब है कि सरकारी कामकाज में इसका यूज़ किया जाना कंपलसरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं बैंक में यूज़ होने वाले टेक्निकल टर्म्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बैंकों में यूज़ होने वाले हिंदी शब्द का मतलब है ऐसे शब्द या वाक्य जो कि बैंक में आमतौर पर यूज़ होते हैं। तो बैंक में यूज़ होने वाले टेक्निकल टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्वचालित गणक यंत्र के बारे में, यानी एटीएम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे रोकड़ जमा यंत्र के बारे में, यानी कि सीएमडी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे निकासी और जमा के बारे में, यानी डेबिट और क्रेडिट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक शुल्क के बारे में, यानी जो बैंकिंग के चार्जेस होते हैं। देन हम बात करेंगे बैंक पुस्तिका यानी पासबुक के बारे में। फिर हम बात करेंगे नकदी के बारे में, यानी कैश के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे चेक के बारे में। फिर हम बात करेंगे चेकबुक के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। फिर हम बात करेंगे लास्ट में चालू खाता यानी करेंट अकाउंट के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वचालित गणक यंत्र यानी एटीएम के बारे में। तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी स्वचालित गणक यंत्र। ये एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप अपने खाते से नगद पैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर किसी ग्राहक को पैसे निकालने हैं तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन का यूज़ करता है। नेक्स्ट है रोकड़ जमा यंत्र यानी सीएमडी, कैश डिपॉजिट मशीन। तो सीएमडी का फुल फॉर्म होता है कैश डिपॉजिट मशीन, यानी रोकड़ जमा यंत्र। ये मशीन ग्राहक को बिना किसी लाइन में लगे नगद पैसे अपने खाते में जमा करने की सुविधा देता है।
ये कार्ड के साथ या बिना कार्ड के भी वर्क करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो दुकानदार अपने दिन की कमाई सीधे सीएमडी मशीन में डालकर बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। नेक्स्ट है निकासी और जमा यानी डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब होता है खाते से पैसा निकालना और क्रेडिट का मतलब होता है खाते में पैसा जोड़ना यानी पैसा डालना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर किसी ने 1,000 रुपये निकाले तो डेबिट होगा और अगर किसी ने 2,000 रुपये डिपॉजिट किए यानी क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है बैंक शुल्क यानी बैंक चार्जेस। तो बैंक के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के बदले कस्टमर से जो पैसे लिए जाते हैं उन्हें बैंक शुल्क यानी बैंक चार्जेस कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक पुस्तिका यानी पासबुक। ये एक छपी हुई किताब होती है जिसमें कस्टमर के खाते से रिलेटेड सभी लेन देन होते हैं यानी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट है नकदी यानी कैश। नोट और सिक्कों के रूप में पैसे को नकदी कहते हैं। आजकल नकदी का जो यूज़ है वो कम हो गया है क्योंकि जो लोग हैं वो डिजिटल भुगतान करते हैं, जैसे यूपीआई या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर मैं कैश का एग्जांपल दूं तो दुकानदार को ग्राहक ने 500 रुपये का नोट देकर पेमेंट किया यानी ये नकदी है यानी कैश है। नेक्स्ट है चेक। ये एक ऐसा कागजी फॉर्म है जिससे कोई व्यक्ति किसी को अपने खाते से पेमेंट कर सकता है। ये ऑनलाइन पेमेंट का एक मेथड होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक फादर ने अपने बेटे की फीस की पेमेंट करने के लिए चेक जारी किया। नेक्स्ट है चेकबुक। ये चेकबुक की एक पुस्तिका होती है जिसमें 25 से लेकर 50 या 100 चेक होते हैं और जो कस्टमर होता है वो इसे अपने बैंक से कलेक्ट करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए चेकबुक से एक चेक देता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड होता है जिससे जो कस्टमर है वो उधार पेमेंट कर सकता है और बैंक को बाद में उसकी राशि पेमेंट कर सकता है और इसमें खर्च करने की एक लिमिट होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अमन ने अपने क्रेडिट कार्ड से टीवी खरीदा और उसे 45 दिनों में बैंक को पेमेंट करना है। लास्ट है चालू खाता यानी करेंट अकाउंट। ये खाता आमतौर पर बिजनेसमैन, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के पास होता है। इसमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक कंपनी के पास करेंट अकाउंट है जिससे वो दिन भर में कई सारी पेमेंट्स करता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंकों में हिंदी भाषा सरल और साफ होनी चाहिए ताकि हर ग्राहक आसानी से बैंकिंग सेवाएं समझ सके। इससे सेवा सभी तक पहुंच पाएगी और बैंक का जो काम है वो आसान बनता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो संपर्क भाषा के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं संपर्क भाषा को लेकर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में आपसे बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि संपर्क भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे जिसमें हम बताएंगे कि संपर्क भाषा का मतलब उस भाषा से है जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच आपसी संवाद और विचारों के आदान प्रदान का साधन बनती है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा होती है जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जहाँ कई भाषाएं बोली जाती है वहाँ हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर दिशा में लोग बोलते हैं और समझते हैं, इसीलिए ये एक संपर्क भाषा है। तो आइए अब हम बात करते हैं संपर्क भाषा की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है संपर्क भाषा सरल और बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा होती है। इसकी दूसरी विशेषता है संपर्क भाषा में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी तीसरी विशेषता है संपर्क भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है। इसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसकी चौथी विशेषता है ये भाषा अक्सर प्रशासनिक स्तरों पर इस्तेमाल होती है। इसकी आखिरी विशेषता है संपर्क भाषा का उपयोग करके लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो दोस्तों, संपर्क भाषा वो होती है जो लोगों के बीच ब्रिज यानी पुल का काम करती है। जैसे भारत में अलग अलग राज्यों के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी या इंग्लिश का यूज़ करते हैं ताकि वो सबको समझ सकें। ये भाषा तकनीकी नहीं होती, बस आसान और आम बोलचाल की होती है जिससे कम्युनिकेशन आसान हो जाता है।
और इससे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संपर्क भाषा को लेके अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो उनमें से ये 2 डेफिनेशन है। अगर आप इन 2 डेफिनेशन को अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि जो टीचर होता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप विद्वानों की डेफिनेशन को अपने एग्ज़ाम में लिखते हो। तो इसमें जो पहली भाषा है वो है महेंद्र सिंह राणा ने संपर्क भाषा की अपनी डेफिनेशन दी है। इसके अलावा डॉक्टर भोलेनाथ ने संपर्क भाषा को लेकर अपनी एक डेफिनेशन दी है। तो आप उन दोनों की डेफिनेशन को पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम में ज़रूर लिख के आना। तो आइए हम बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में संपर्क भाषा की उपयोगिता के बारे में, या फिर आप कह सकते हो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसकी पहली उपयोगिता है संपर्क भाषा सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है। इसकी दूसरी उपयोगिता है संपर्क भाषा साहित्यिक अनुभव साझा करता है। इसकी तीसरी उपयोगिता है विचार विनिमय का माध्यम है। इसकी चौथी उपयोगिता है सांस्कृतिक विनिमय का माध्यम है। इसकी पांचवी उपयोगिता है भाषीय समानता और समझ विकसित करता है। इसकी छठी उपयोगिता है राष्ट्रीय आंदोलन और एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी आखिरी उपयोगिता है हिंदी के क्षेत्र में स्थानीय रूप। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो संपर्क भाषा है वो सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा सामाजिक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, संचार और सामाजिक गतिविधियों को मजबूत करती है। हिंदी जैसी भाषाएं पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मतलब उदाहरण के लिए हिंदी ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदू मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम किया है। शंकराचार्य और रामानंद जैसे संतों ने पूरे भारत में भ्रमण कर हिंदी के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है साहित्यिक अनुभव साझा करता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा के माध्यम से साहित्यिक अनुभव साझा किया जा सकता है। हिंदी भाषा ने साहित्यिक अनुभव को देश भर में पहुंचाने का काम किया है। हिंदी के माध्यम से देश के कोने कोने में साहित्य की समझ बनी। हिंदी साहित्य केवल हिंदी भाषाई क्षेत्र तक नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और दक्षिण भारत तक फैला है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भाषा सिर्फ संवाद का साधन नहीं, बल्कि अनुभव को बांटने का माध्यम भी है। हिंदी भाषा ने देश भर में साहित्य को जोड़ने का काम किया है। इसकी मदद से लोग अलग अलग हिस्सों में रहते हुए भी एक जैसी कहानियाँ, कविताएं और भाषाएं समझ पाए हैं। और इसके अलावा इस तरह हिंदी ने साहित्य को लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। तो इसकी अगली उपयोगिता है विचार विनिमय का माध्यम। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। इसी तरह हिंदी को संपर्क भाषा बनाने में रेडियो, टीवी, सिनेमा जैसे बॉलीवुड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेडियो और टीवी के माध्यम से हिंदी का प्रसार हुआ है। हिंदी ने रेडियो, टीवी और सिनेमा के जरिए लोगों को जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसकी अगली उपयोगिता है सांस्कृतिक विनिमय का माध्यम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक विनिमय होता है। संपर्क भाषा संस्कृति विविधता को एक सूत्र में बांधती है। ये लोगों को एक दूसरे की संस्कृति समझने और अपनाने में मदद करती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो भाषा के जरिए लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और उसे अपनाते हैं। संपर्क भाषा अलग अलग राज्यों और लोगों की विविधता को जोड़ने का काम करती है। ये हमें एक दूसरे की परंपरा, रहन सहन और सोच को समझने में मदद करती है। तो इसकी अगली उपयोगिता है भाषाई समानता और समझ विकसित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषाई समानता को बढ़ावा देती है और अलग अलग भाषाएं बोलने वालों के बीच समझ पैदा करती है। हिंदी का व्याकरण अन्य भारतीय भाषाओं जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती और बंगाली के व्याकरण से मेल खाता है। इससे हिंदी को सभी के द्वारा आसानी से सीखा और बोला जा सकता है। हिंदी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने और कम्युनिकेट का माध्यम प्रदान करने के लिए प्रमुख भाषा है। तो इसकी अगली उपयोगिता है राष्ट्रीय आंदोलन और एकता में भूमिका। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी ने लोगों को जोड़ने और आज़ादी की लड़ाई में एकजुट करने का काम किया। हिंदी का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों द्वारा जनता को जागरूक करने और एकजुट करने के लिए किया गया।
महात्मा गांधी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा कहते हुए इसे संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। तो इसकी आखिरी उपयोगिता है हिंदी के क्षेत्रीय और स्थानीय स्वरूप। तो मैं आपको बता दूं कि संपर्क भाषा हिंदी ने विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं के अनुसार खुद को ढाल लिया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बम्बईया हिंदी, मुंबई क्षेत्र की बोलचाल की हिंदी, कलकतिया हिंदी, कलकत्ता में बोली जाने वाली हिंदी, हैदराबादी हिंदी, हैदराबाद की विशिष्ट शैली की हिंदी, और पूर्वोत्तरी हिंदी, पूर्वोत्तर भारत में प्रयुक्त हिंदी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हिंदी ने खुद को किस तरीके से उस एरिया, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हिंदी एक लचीली भाषा है जो हर जगह के रंग में ढल जाती है। यही इसकी ताकत है, जो कि है सबको जोड़ना। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, भारत की आत्मा और विविधता में एकता का प्रतीक है। हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में उपयोग देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। हिंदी देश को एक साथ जोड़ने वाली भाषा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए देन आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को, और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनका कंपैरिजन करोगे तो उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1,00,000 2 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और मैं यही प्रे करूंगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये वो 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाता है बम्बईया हिंदी के बारे में बताइए, या फिर हैदराबादी हिंदी के बारे में बताइए, या फिर कलकत्ता हिंदी के बारे में बताइए। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है हर साल। और इसके जो आंसर है वो आपको हमारे PDF के अंदर मिल जाएंगे। जो PDF है उसका लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो ईजिली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
वो आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि टाइम बहुत कम है और सारे के सारे क्वेश्चंस को इस तरीके की वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम कम है। सो दैट्स वाई मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। जैसे आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है व्यवहारिक हिंदी। और मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ के अंदर आपको लेटेस्ट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और इसके अलावा यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होती है पीडीएफ ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।